हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि अब हमारे एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं। उसकी डेट भी आ गई है, जो कि हमारी डेट है 5 जून से। 5 जून से एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए। ठीक, लगभग 10-12 दिन जो भी हैं आपकी तैयारी करने के, 15 दिन जो भी हैं। ठीक, तो अब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे एनटीपीसी का। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक, तो करते हैं प्रैक्टिस सेट। अब देखो मैं बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि वैसे तो एनटीपीसी एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। ठीक, मैथ के कितने आते हैं? मैथ के आते हैं 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग के भी 30 आते हैं। ठीक, और जीके के आते हैं 60 क्वेश्चन। ठीक, तो टोटल क्वेश्चन आते हैं 100। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो लेकिन इसमें आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं, यानी 3 वो आते हैं इसमें सब्जेक्ट, तो तीनों के मिक्सचर क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं आते जैसे एसएससी की तरह कि पहले 25 क्वेश्चन मैथ के, फिर 25 रीजनिंग के, फिर जीके के। इस प्रकार नहीं, सीक्वेंस में नहीं आते इसमें क्वेश्चन। इसमें मिक्सचर आते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन अगर जीके का है तो दूसरा मैथ का भी हो सकता है। फिर मान लो 2 क्वेश्चन लगातार मैथ का है, फिर रीजनिंग का दे दिया। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो जो कि हमें आदत होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक देने चाहिए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो मॉक की इस टाइम, क्योंकि ये टाइम सिर्फ आपका मॉक देने का है। ठीक, जितने ज्यादा आप मॉक दोगे उतना बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक, क्योंकि टाइमिंग को भी देखना है हमें। टाइमिंग को देखते हुए हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखो, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आप बताना, अगर आपको मतलब 30 ही क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस सेट में, तो बता देना, मैं अगली बार से 30 क्वेश्चन भी करवाने लग जाऊंगा। ठीक, क्योंकि 30 क्वेश्चन की वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन लिए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में तो मतलब जो 20 क्वेश्चन है, मतलब इनका लेवल हल्का ही है, ज्यादा वो हार्ड नहीं है क्वेश्चन। लगभग 2-3 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े ठीक लेवल के होंगे। ये तो आसानी क्वेश्चन है इस वाले प्रैक्टिस सेट में। और मैं आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी का में जो मैथ आता है, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लो लेवल का आता है, ठीक ठाक लेवल का आता है। कभी मतलब यहाँ तक कि एसएससी का जो सीजीएल वगैरह एग्जाम होते हैं, उसमें जो मैथ आता है उससे भी कभी कभार हार्ड आ जाता है। ठीक, उसके बराबर तो आता ही है, सीजीएल जैसा मैथ आता है। लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि बहुत ही हार्ड लेवल के पूछ लेता है एनटीपीसी में। अब देखो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो एनटीपीसी का मैथ किस लेवल का आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद सोल्व करके देखना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। यही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट में बस अप्रोच देखनी पड़ती है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन वगैरह भी आपका बढ़िया तरीके से हो रहा होगा। ठीक, और आप मॉक भी लगा रहे होगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट लेने का मतलब हमारा यही होता है कि हमें मतलब जो अप्रोच है, कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसके कई तरीके होते हैं करने के। ठीक, तो हमने कौन से तरीके से किया, और जो टीचर है वो किस तरीके से कर रहा है, जिससे कि हमारा जल्दी आंसर आ सके। ठीक, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम एग्जाम में किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि राखी अपनी बेटी शिखा से 20 साल बड़ी है। 6 साल बाद राखी की उम्र शिखा से दोगुनी हो जाएगी, इसलिए राखी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। मतलब राखी दिया है और शिखा। ठीक, तो जो राखी है वो शिखा से 20 साल बड़ी है, तो शिखा की आयु अगर हमने मान ली वर्तमान आयु x, तो राखी कितनी हो जाएगी, 20 साल बड़ी है, तो इसका मतलब x+20। अब ये कह रहा है कि 6 साल बाद, तो 6 साल बाद जो शिखा की आयु है वो हो जाएगी x+6। ठीक, और जो राखी की आयु 6 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, x+20+6, यानी कि 20+6 26, तो x+26 हो जाएगी। अब ये क्या बोला था इसमें, जो राखी की आयु शिखा से दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी ये होगी दोगुनी। ठीक, ये बन गई इक्वेशन। अब इसे सोल्व कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक, सोल्व करेंगे, x+26 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और 2 छिक्का 12। ठीक, इधर 2x है, इधर x है, तो इधर आने पर खाली बचेगा 1x। 12 इधर आएगा तो 26 में से 12 जाएंगे, वो बचेंगे हमारे 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14। इसका मतलब शिखा की आयु कितनी आ गई, 14। हमसे क्या पूछा था, राखी की वर्तमान आयु। तो राखी कितनी हो जाएगी, 14 यहाँ पुट करेंगे, 14 और 20 34। तो राखी की आयु कितनी होगी, 34। तो 34 किसमें दिया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी ऐसे ही कर रहे होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए। ठीक, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है 16,800 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद धनराशि क्या होगी। ठीक, मतलब 16,800 ये हमें अमाउंट दिया है। 10% की चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक, 10% का 2 बार। ठीक, तो 11/10, फिर दूसरी बार 11/10,
ठीक, इससे सोल्व कर लेंगे आसानी से। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा बाद में 2 साल बाद। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 अट्ठे 88, 11 छिंग 66 और 8 74 को 4 का हासिल 7। ठीक, और 11 कम 11 और 7 18। ठीक, अब 11 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 44 और 8 52 को 2 का। देखो लास्ट में 28 किसके आ रहा है, ये रहा ऑप्शन ए। ठीक, तो हम पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और आप चाहो तो देखो, जब हमें पता पड़ गई कि हमारा जो आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, तो सीधा भी चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन में कौन सा 11 का मल्टीपल है। जैसे इसे चेक करेंगे, 2 और 3 5 और 8 13 और 2 और 2 4। ठीक, 13 में से 4 जाएंगे 9। ठीक, तो नहीं, हमने ऑप्शन से गलत करा क्योंकि लास्ट में 28 तो 2 बार आ रहा है ना, ये रहा 2 ऑप्शनों के। ठीक, यहाँ तक कि हमारा ये ऑप्शन ठीक बैठेगा। अगर इसे हम 11 का मल्टीपल चेक करें, 2 और 3 5 और 8 13 और 2 और 2 4, 13 में 4 के 9, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है। क्या हम गलती कर रहे हैं क्या इस क्वेश्चन में? रुक जाओ, या मेरे से गलती हो रही है? शुरू से करते हैं चलो। मतलब ये बोला 16,800 रुपए पर, 16,800 रुपए और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के बाद धनराशि। ठीक, तो 10% का मतलब 11/10 पहले साल ही हो जाएगी, दूसरे साल भी ये 11/10। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो हमने एक खत्म कर दी। 11 अट्ठे 88 को 8 का हासिल 8, 11 छिंग 66 और 8 74 को 4 का हासिल 7, 11 कम 11 और 7 18। ठीक, मल्टीप्लाई 11 बचा है अभी। अब 11 करेंगे, 11 अट्ठे 88 को 8 का। ठीक, हासिल 8, 11 चौक 44 और 8 52 को 2 का हासिल 5, 11 अट्ठे 88 और 5 88 और 5 93 को 3 का हासिल 9, 11 कम 11 9 20। ठीक, 20 328, तो यही तो आ रहा है हमारा। लेकिन हमारी गलती कहाँ हुई थी? ठीक, और इसे हम चेक करें कि 11 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 2 और 3 5 और 8 13। ठीक, और 2 13 में से 2 जाएंगे 11, तो 11 का मल्टीपल है तो सही। हम क्या, ओ सॉरी, शायद यहाँ 0 है, मैं इसे 2 मान रहा था। ठीक, तो 11 का मल्टीपल ये है। ठीक, इसे चेक करेंगे, 2 और 2 4 और 8 12 और 3 और 1 4, 12 में से 4 जाएगा 8, तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 2 4 और 8 12, 3 और 3 6, 12 में से 6 जाएगा 6, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है और ये भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो 11 का मल्टीपल हमारा ऑप्शन ए ही है, तो ये तो आप पर आता ही होगा 11 का मल्टीपल चेक करना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए। इसमें बोला है फ्रैंकलिन रेस का पहला चक्कर 560 मील प्रति घंटे की गति से पूरा करता है और दूसरा चक्कर 840 मील प्रति घंटे की गति से पूरा हुआ, तो सबसे पहले दोनों चक्रों की औसत गति। मतलब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड निकालनी है और 2 स्पीड हमें दे ही दी। ठीक, तो एवरेज जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक, तो इससे भी कर सकते हैं इसे आसानी से। s1 का मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2, 560 मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड क्या 840 अपॉन 560 प्लस 840। इससे इसे कर लेंगे आसानी से। अब देखो, इसे तो ऐसे रहने दो, मतलब क्योंकि कट जाएगा ऊपर से। 560 मल्टीप्लाई 840 और नीचे 8 और 5 13, 60 और 40 100, यानी 1400 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देंगे। यहाँ 14 है तो 2 सत्ते 14, 7 बार कटेगा। 7 से काटेंगे 7 अट्ठे 56, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 84 में। तो 8 चौक 32 को 2 का हासिल 3, 8 अट्ठे 64 और 3 67, ये आगा 672, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चाहो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। जो हमारा एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल दूरी बटे टोटल समय। ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे मैं बताऊं, टोटल दूरी बटे टोटल समय। दूरी दूरी मान लिया हमने डी, डिस्टेंस। ठीक, टोटल दूरी हो जाएगी 2d, क्योंकि 2 बार मतलब 2 चक्कर लगे हैं। टोटल दूरी हो जाएगी 2d। ठीक, तो ये तो होगी टोटल दूरी। अब टोटल समय, ठीक, इसका समय क्या आएगा? ठीक, यानी d अपॉन ये, इसका समय आ जाएगा 560, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक, इसका समय क्या आ जाएगा? d अपॉन 840। इससे भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे, d कॉमन ले लेंगे यहाँ से दोनों से, तो d ऊपर से खत्म हो जाएगा, ये बचेगा ये 2 अपॉन 1 अपॉन 560 प्लस 1 अपॉन 840। इसे भी जब सोल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्या 672।
ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे भी कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है 7 संख्या का औसत 145 है, एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें मतलब पेन उठाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। जब 7 संख्याओं का औसत दिया हमें 145, अब ये कह रहा है कि एक संख्या हटा दिया, जब भी औसत हमारा वही है तो वो संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या है। तो सिंपल सी बात है, वो संख्या 145 ही होगी, क्योंकि जब औसत में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब 145 ही हटाई होगी ना। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, ये रहा 145। चाहो तो आप इसे करके भी मतलब सोल्व भी करके देख सकते हो। कैसे? 7 संख्याओं का औसत 145 है, तो इनका योगफल हो जाएगा ये 7 संख्याओं का योगफल ये। ठीक, एक अब जब इसमें से एक संख्या हटा दी हमने, तो बची 6 संख्या, उनका योगफल क्या हो जाएगा ये, क्योंकि 6 संख्याओं का भी औसत सेम था 145। ठीक, तो वो बचेगी यही बची संख्या। अब इसमें से हम घटाएंगे, 145 ले लो कॉमन। ठीक, और 7 में 6 जाएगा, एक बचेगा अंदर और 145 आगा बाहर। ठीक, तो अब क्या आगा, अब भी क्या आ गया 145 ही आ गया। ठीक, तो करने वाला क्वेश्चन नहीं है, सीधा थोड़ी बुद्धि लगाओ इसमें और सीधा हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज 5640 रुपए निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए रुपये में। कीजिए इसे एक बार, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मतलब ये कह रहा है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए, तो 12 पंजे 60, यानी 60% हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो उस पर ब्याज है 5640। मतलब ब्याज जो हमारा कितना 5640, तो इसका मतलब 60% की वैल्यू है, हमें निकालना है निवेश की गई धनराशि, यानी 100% का मान निकालना है। ठीक, तो इसे अगर 100% का मान निकाला, देखो बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ। ठीक, 5640 अपॉन 60 हो जाएगा नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यह है बिल्कुल बेसिक से। ठीक, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 6 से काट लो डायरेक्ट और 10 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म, अच्छा से काटेंगे तो 6 निम्मा 54 और 6 चौक 24। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 9400। ठीक, 9400, ये ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है ये तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए इसे एक बार खुद। ठीक, इसमें कह रहा है यदि आकाश किसी काम को 63 दिनों में पूरा कर सकता है और दिशा उसी काम को 84 दिनों में पूरा कर सकती है, वे दोनों 12 दिनों तक साथ काम करते हैं और इसके बाद दिशा काम छोड़ देती है और आकाश बचा हुआ काम पूरा करता है, तो काम खत्म करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है जो आकाश है, ठीक, और क्या है दिशा। आकाश जो है वो 63 दिनों में काम करता है कोई, और जो दिशा है वो कितने दिनों में 84 दिनों में काम करती है। ठीक, अगर हम टोटल वर्क निकालें, ठीक, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 63 और 84 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 21 × 63 और 21 × 84 ये आ जाएगा। ठीक, टोटल वर्क आ गई। अगर यहाँ से हम 63 जब डिवाइड करेंगे 21 × 63 तो बचेगा कितना 4, 4 क्या आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक, और 21 × 84 मतलब 84 मतलब इसके डिवाइड करेंगे इसमें तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक, तो 21 × 84 मतलब यहाँ बचेगा 3। ठीक, तो ये तो आप पर आता ही होगा, मतलब जब टोटल वर्क में से अगर हम उनके काम को घटाएंगे यानी कि डेज, तो यहाँ से क्या आता है हमारी एफिशिएंसी आ जाती है। तो इस प्रकार निकालिए, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 3, इसकी आगे 4। अब ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि मतलब 12 दिनों तक तो उन्होंने 7 काम किया, तो 4 और 3 7, एक दिन में काम हो रहा है 7, तो 12 दिनों तक उन्होंने 7 किया, तो 12 7 84, 84 काम तो हो गया। ठीक, अब काम कितना था टोटल, यानी 21 थी 63, 63 की 4 में करेंगे तो 4 × 12, 4 × 24 और 1 25 ये। ठीक, तो ये है हमारा टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क का 252, इतना काम उन्होंने कर लिया, यानी कि 252 में से 84 घटा दें तो ये हमारा काम बचा। ठीक, यानी 12 में से 4 गए 8, 24 में से 8 गए 16, ये काम बचा 168। ये किसने किया है बचा हुआ काम, आकाश ने। आकाश की एफिशिएंसी 4, यानी कि 168/4, इतने दिन में ही आकाश इस काम को करेगा। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो बचे हुए काम को आकाश कितने दिन में करेगा 42 दिन में। लेकिन हमें देखो क्या पूछा था, कुल संख्या बताने कुल दिनों की, तो इसका मतलब 12 दिनों तो उन्होंने मिलकर काम किया और 42 दिन आकाश ने अकेले ने काम किया। तो टोटल कितने हो गए 2 और 2 4 और 4 और 1 5, तो 54 दिनों में काम मिलकर किया उन्होंने। ठीक है, मतलब 12 दिन मिलकर और 42 दिन अकेले आकाश ने, तो टोटल दिन कितने लगे हमारे 54, जो कि है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए इसे। इसमें कह रहा है यदि आसिमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करने में से लगभग कितने घंटे लगेंगे। डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ठीक, इससे कर देंगे। ठीक, मान लो अगर यहाँ से हम डिस्टेंस निकालें तो स्पीड कितनी है 80 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 घंटे लग रहे हैं, तो आगे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इसकी निकालेगा 150 क्या थी स्पीड, इसमें टाइम हमें बताना है तो टी मान लिया टाइम। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस बराबर तो डिस्टेंस कर दिया हमने इक्वल। अब यहाँ से कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 तिया 15, यहाँ आ गया 3 और 3 पहुंच जाएगा नीचे तो 8/3, तो टोटल हमारा टाइम क्या आ गया 8/3 घंटे। ठीक, तो कह सकते हैं हम इसे, यानी कि इसे अगर 3 दूनी 6 यानी 2.6 के समथिंग आ जाएगा, तो 2.6 यानी ये रहा ऑप्शन ए 2.7 आवर। ठीक, अप्रोक्स वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए इसे। बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में, बस 2 या 3 क्वेश्चन है थोड़े हार्ड लेवल के। इसमें कह रहा है एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या ये विभाज्य हो जाए। ठीक, तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से अगर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। तो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये, इसे अगर हम 8 से डिवाइड कर दें, ठीक, तो वो संख्या हमारी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो, हमें बताना न्यूनतम मान। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम 0, लेकिन ऑप्शन में तो 0 है ही नहीं, तो पहले 1 ही पुट कर लो आप। और 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 312, और हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 24, ठीक, बचा है 7 8 नहीं 72, तो इसका मतलब 8 से कट जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है एक्स की 1, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है, उसने ड्रम को पानी से भर दिया और अब मिश्रण का 1/2 लीटर निकालता है, यानी हाफ लीटर निकालता है। तो निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है, वो भी मिलीलीटर में, मिलीलीटर में। ठीक, मतलब ये कह रहा है एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है तो 9 लीटर दूध है उसमें, तो जब 9 लीटर दूध है यानी मिल्क, और वाटर उसने कितना मिला दिया होगा फिर पानी उसमें 6 लीटर, क्योंकि टोटल कितना था हमारा 15 लीटर। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, मतलब हाफ लीटर निकाला उसने, हाफ लीटर का मतलब अगर जब हमें मिलीलीटर में बताना ही है तो इसे 500 लीटर ले लेंगे, 500 मिलीलीटर सॉरी, क्योंकि 1/2 जो लीटर है ये क्या होगा 500 मिलीलीटर यानी एम, ठीक, इसके बराबर होगा क्योंकि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। ठीक, 500 ml अगर हमने निकाला तो इसमें बताना है हमें दूध की मात्रा। तो देखो सिंपल सी मतलब बात है, जब हमें मिल्क इतना वाटर इतना तो इसका रेशो कितना, मतलब इसे अगर हम काटेंगे तो 3 तिया 9 और 2 तिया 6, इस रेशो में हमारा मिल्क और वाटर है। ठीक, तो यहाँ से कर लेंगे तो टोटल कितना 3 और 2 5, हमें निकालना क्या मिल्क, मिल्क है 3, तो इतना 3/5 क्या है मिल्क हमारा। अब इसे कर लेंगे 5 से काटेंगे 100, मतलब 5 एकम 5, यहाँ जाएगा 100, 100 तिया 300, तो 300 क्या आएगा हमारा मिल्क मिलीलीटर में। ठीक, तो 300 किसमें दिया है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक से बताया आसान तरीके से, तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करने हैं। ये क्वेश्चन 20-20 सेकंड के भी नहीं है, 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक डिब्बे में कलम पेंसिल और रबड़ का अनुपात दिया है। ठीक, यदि कलम पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपए 2 रुपए और 2 रुपए है तो डिब्बे पर खर्च की गई धनराशि बतानी है। ठीक, यानी कि जो इनका अनुपात दिया है 3 2 और 1, ये किसका दिया है, एक डिब्बे के कलम, यानी कि कलम को मान लिया हमने पेन, ठीक, कलम को के मानो क्योंकि पेंसिल को मान लेंगे पी, कलम को मान लिया के, पेंसिल को मान लिया पी और रबड़ को मान लिया आर। ठीक, तो इनका अनुपात ये दिया है, यानी इनकी संख्या दी है ये। ठीक, और जो इनका प्राइस है इसका 3 रुपए है, इसका 2 रुपए है और इसका भी 2 रुपए है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, यानी कि 3 तिया 9, इसका 9, इसका 2 दूनी 4, इसका 2 एकम 2, इतना टोटल खर्चा आएगा। ठीक, लेकिन हमें टोटल खर्चा कितना दिया गया है वो 570, यानी कि 9 और 4 13 2 15, तो इसका मतलब जो 15 की वैल्यू दी है हमें 570, और हमें क्या बताना है कलम की संख्या, यानी कलम की संख्या 3, तो हमें 3 की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो सीधा कर देंगे ऐसे, तो यानी कि 570 नीचे पहुंच जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3, ये 3 पंजे 15, 5 से काट दिया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 14 पंजे 70, ये आ जाएगा 114। 114 किसमें दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इनका बैकग्राउंड ब्लैक है तो इसका मतलब व्हाइट हमें, ठीक ठीक। लेकिन इस ये क्वेश्चन मतलब हिंदी में लिखे हुए, इसमें इंग्लिश में टाइप नहीं हुए। कोई बात नहीं, ज्यादातर जो वीडियो देखने वाले बच्चे हैं वो हिंदी वाले ही हैं, ठीक। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाए। अब देखो इसमें क्या बोला है, पी क्यू से 30% अधिक कुशल हैं, वे एक साथ काम करते हुए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे पी अकेले 23 दिनों में कर सकता है। मतलब ये कह रहा है जो पी है वो क्यू से 30% अधिक कुशल है। अगर क्यू 100 है तो उसका 130% हो जाएगा पी, क्योंकि 30% अधिक कुशल है। तो इसका मतलब यहाँ से इनका अगर अनुपात निकाला तो 13/10 आ जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, तो पी अकेले 23 दिनों में कर सकता है काम को, पी की एफिशिएंसी है 13 और अकेले 23 दिनों में कर सकता है, तो ये आ गया टोटल वर्क। यहाँ से निकाल लिया हमने टोटल वर्क। अब क्या बताना है हमें, यानी एक साथ काम करते हुए उन्हें कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो एक साथ काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 13 10 23, 23 से कर देंगे डिवाइड, 23 से 23 काटा तो कितने बचे 13, तो ये आ जाएगा हमारा 13 दिनों में वो मिलकर काम करेंगे। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, ये रहा 13, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए एक बार खुद कीजिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये है बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार खुद करके देखो सर। देखो फिर मैं बताऊंगा इसका बेहतरीन मेथड कि कितने आसान तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। ये है ठीक लेवल का क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि वसुधा ने अपने सामान को उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन उसने एक वजन का इस्तेमाल किया जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन y ग्राम था। यदि वास्तविक लाभ प्रतिशत 33.33% है तो अर्जित किया गया नहीं लाभ हमें इतना मिला, तो y का मूल्य क्या है। अब देखो क्या कह रहा है कि मतलब उसने वादा किया था कि 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, मतलब वसुधा ने अगर कोई 100 रुपए की चीज थी तो उसने बोला कि मैं उसे 118 में बेचूंगी 18% के लाभ पर, ठीक। लेकिन उसने क्या किया, उसने गलत वाट का प्रयोग किया जिस पर y ग्राम लिखा था 1 किलो वजन के बजाय, ठीक। 1 किलो वजन का मतलब उस पर y ग्राम लिखा था, ठीक, 1000 ग्राम के बजाय, क्योंकि ये y क्या है ग्राम में, तो ये भी हमारा ग्राम में है, ठीक। अब देखो यहाँ से हमारा टोटल पता पड़ जाएगा कि कितने की चीज कितने में हमने बेची, अगर इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ हमें लाभ ये दिया था, अगर यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई वाई, ठीक। इस अनुपात में ले सकते हैं, यानी 118 मल्टीप्लाई 1000। लेकिन इसने क्या बोला है, इनका जो लाभ परसेंट है वो है 33.33। 33.33 का मतलब है 1/3, तो 1/3 का लाभ हुआ, यानी 3 पर 1 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 4/3, यानी 3 की वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई, यानी कि ये है 3 की वैल्यू और ये हमारी हो गई 4। तो इस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि अगर इन्हें हम लिखना चाहें तो यानी कि 100 मल्टीप्लाई वाई अपॉन, ठीक, 118 मल्टीप्लाई 1000, ठीक। ये क्या, ये है 3, ये है 4, ठीक। अब इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये है इसका बेस्ट मेथड। अब इसे देखो काटेंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, ठीक। इसे 2 4 है, इसे काटेंगे 59 दूनी 118 और यहाँ 5 दूनी 10, 4 भी खत्म। अब यहाँ खाली बचा y, यानी y इधर बचा खाली 3, ठीक। 3 मल्टीप्लाई 59 और 5 भी इधर आ जाएंगे, ये 59 मल्टीप्लाई 5। अब इन्हें निकाल देंगे y की वैल्यू, यानी कि 5 थी 15, 15 की 59 में करेंगे तो 15 निम्मा 135 को 5 का हासिल 13 और 15 पंजे 75 और 13 88, ठीक। तो क्या आगा, y की वैल्यू आ गई 885। तो इसका मतलब उसने 885 ग्राम वजन तोल रहा था वो, ठीक। तो 885 किस में दिया है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं सारे, तो यहाँ लिख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है 885 ग्राम, ठीक। तो इस तरीके से करना था, ये है इसका बेस्ट मेथड। देखो आप चाहो तो इसे एक तरीके से और कर सकते हो, मैं बताऊं वो भी आसानी है। मतलब ये कह रहा था 18% लाभ पर बेची उसने कोई वस्तु, उसने वादा किया था 18% लाभ का मतलब 100 की वस्तु 118 पर बेचने का किया वादा, लेकिन उसने करी वाई 1000 किलोग्राम के बजाय,
यानी कि 1000 किलोग्राम के बजाय उसने y ग्राम वजन तोला, ठीक, 1000 किलोग्राम के बजाय, ठीक, ये हो गया हमारा। अब लेकिन उससे जो लाभ हुआ 1/3 का, मतलब 3 पर 1 का लाभ हुआ, 3 पर 1 का लाभ हुआ तो 3 की वैल्यू बन गई 4। तो यहाँ से भी हम सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अब भी क्या आएगा हमारा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 885 ये। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, इसमें कह रहा है कि एक कार 210 किलोमीटर तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा करती है और फिर 420 किलोमीटर तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है? तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अभी मैंने बताया था, ये जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, यानी 210 किलोमीटर और 420 किलोमीटर, लिख लो, चलो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। 420 टोटल टाइम, यानी टाइम, अगर मैं इसका टाइम निकालूं, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक, टाइम यहाँ से इस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ठीक। तो इसका टाइम निकालेंगे, यानी कि 210 अपॉन 45 प्लस, अब इसका 420 अपॉन 70, अब इसे सोल्व कर लेंगे। 210 और 420, 4 2 6, 10 और 20 30, यानी 630। इसे काटेंगे, इसे 5 से काटेंगे, 5 निम 45, इसे 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 42। और 3 3 से भी काट सकते हैं, यानी 14 3 42 और 3 3 9, इसे 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 7 6 42, यहाँ बचेगा 6। अब इसे भी सोल्व करेंगे, अगर 3 6 18, 18 और 14 जोड़ेंगे 32 और 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो यह जाएगा 630 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 32, ठीक। लेकिन जो नीचे है वो हमारा 16 दिया है, इसका मतलब 2 से काट लो तो 16 दूनी 32, इसे काटेंगे 2 3 6, ठीक, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 315 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 15 3 45 या 3 3 9, 945। तो 945 अपॉन 16 ये आ गया हमारा। ये किस में दिया है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, ठीक। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। और मैथ में आपको मतलब जितना आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, जितने आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जितनी मतलब खुद कलम चलाते हैं, उतनी हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती चली जाती है, ठीक। जो मैथ है ना वो कलम चलाने का गेम है बस, और कुछ नहीं। मतलब ज्यादा से रिवीजन भी जो होता है, मतलब फॉर्मूले वगैरह जैसे याद करने होते हैं मैथ में, तो याद करने से बेहतर है सवाल करो उनके ऊपर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, खुद पे खुद याद हो जाएंगे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है ए अनुपात बी दिया है, मैं बी अनुपात सी भी दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ए बटे बी दिया है वो कितना दिया है, 6/8, ठीक। और बी बटे सी है, इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक। कैसे, जैसे 6/8 है तो देख लो ए अनुपात बी देख लो किसमें, मतलब 6/8, यानी कि इसे अगर 2 से भी काटेंगे तो 3 और 4, यानी ए अनुपात बी जो 3:4 आना चाहिए, तो 3:4 देखो ये भी नहीं है, 3:4 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। 15 और 20 को काटेंगे तो 4 या 12, 4 या 12, 4 पंजे 20, यहाँ से ए और बी का अनुपात आ रहा है 3:5, तो इसका मतलब यही होगा ऑप्शन डी। तो चाहो तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक से कीजिए, बिल्कुल बता दूं कैसे होता है क्वेश्चन। बी अनुपात सी दिया है 5:11। अब देखो यहाँ बी की वैल्यू है 8, यहाँ बी की वैल्यू 5, इसका मतलब जो हमारे रेशो है मेंटेन नहीं है, इन्हें हमें मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ ऊपर नीचे, अगर यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब बराबर हो जाएगा हमारा रेशो। देखो करो, 6 पंजे 30 और यहाँ 8 पंजे 40, ये आएगा ए और बी का रेशो। यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक, और 11 अट्ठे 88, ये आ गया बी और सी का। अब देख सकते हैं बी भी 40 होगा यहाँ भी, और यहाँ भी 40 हो गया, ठीक। अब लिख सकते हैं, यानी ए है हमारा ए रेशो बी रेशो सी। ए कितना 30 आया, बी कितना आया 40, और सी कितना है 88, ठीक। अब देखो 2 से कट जाएंगे सब, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 44 दूनी 88, तो ये आ गया जो कि दिया है 15 20 44। आप सीधा भी देख सकते हैं, मतलब सी जो 11 का मल्टीपल तो होगा ही, तो 11 का मल्टीपल देखो ऑप्शन 2 में है, तो यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे 2 ऑप्शन को, तो ये वाली।
तो मतलब एग्जाम में हमें ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही हो जाते हैं, हमें उन्हें सोल्व ही नहीं करना पड़ता। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से 16%, यानी सामान्य गति को 16% बढ़ा देती है और अपने गंतव्य पर 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा सामान्य लिया गया समय घंटे में क्या है। अब देखो इसे चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन वो कोई तरीका नहीं है। अब देखो मैं बताता हूँ इसका बेस्ट मेथड, पर लेकिन एक बार खुद करके देखो इसे। तो ये कह रहा है जो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 16% बढ़ गई, जो स्पीड है वो 16% बढ़ गई, मतलब पहले अगर मैं कहने लगूँ वो 100 थी स्पीड उसकी, तो वो कितनी होगी 116 हो गई। अब देखो डिस्टेंस तो बराबर है, जब डिस्टेंस बराबर होती है तो जो स्पीड होती है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो इसका मतलब जब स्पीड इतनी है तो टाइम कितना होगा, होगा इसका रिवर्स होगा यानी 116 की जी ये होगा टाइम, ये टाइम का रेशो आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से आप सीधा भी देख सकते हैं, टाइम पहले अगर 116 था तो बाद में कितना हो गया 100 हो गया, इसका मतलब 16 रेशो कम हो रहा है टाइम, जो कि हमें दिया है इसमें कितना, ये रहा 30 मिनट। ठीक, 30 मिनट कम हो जाता है ना, तो 30 मिनट दिया है ये। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे एक की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 30/16 ये। ठीक, अब यहाँ से अगर हम हमसे ही पूछा था ना सामान्य लिया गया समय, ये वाला समय पूछा, यहाँ से अगर इसका हम समय निकालेंगे ओरिजिनल तो 116 मल्टीप्लाई 30/16 ये आ जाएगा। ये हमारा आया लेकिन मिनट में, क्योंकि 30 क्या था मिनट। ठीक, तो ये मिनट में आया, तो इसे घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड। अब इसे सोल्व कर लो, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे तो 58 दूनी 16 116। ठीक, अब 2 से भी काट सकते हैं, 29 दूनी 58 और 8 दूनी 16, तो ये क्या आ गया 29/8। तो 29/8 क्या आवर, तो 29/8 किसमें दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो देखो ऐसे करना है क्वेश्चन, चाहो तो देखो बेसिक से कैसे करेंगे वो भी बता दूं। मतलब कह रहा है कि स्पीड उसने, हमने मान ली स्पीड थी एक्स, उसने उसकी बढ़ के कितनी होगी एक्स प्लस, यानी 16% से बढ़ी है ना। स्पीड थी मानो हमने मान ली 100 है, उसकी बाद में होगी 116, 16% से बढ़ गई, यही बोला था ना 16। अब फिर लेकिन जो टाइम है उसका, पहले टाइम था टी, तो फिर कितना लग रहा है बाद में उसे t-30 मिनट, ये मिनट में है टाइम। ठीक, ये क्या है मिनट में टाइम। अब यहाँ से मतलब स्पीड यानी डिस्टेंस को इक्वल करो, यहाँ से कर सकते हो, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 100 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू 116 मल्टीप्लाई t-30, ये अब यहाँ से सोल्व कर सकते हो इसे। अब यानी कि यहाँ हो जाएगा 100 टी इज इक्वल टू 116 टी माइनस यहाँ 30 मल्टीप्लाई 116, ये यहाँ 116 टी है 100 टी है, तो इधर हो जाएगा 16 टी, ये इधर आ जाएगा, यानी 30 मल्टीप्लाई 116। अब 16 पहुंच जाएगा नीचे, यानी कि t/30 मल्टीप्लाई 116/16 पहुंच जाएगा नीचे, ये क्या आ गया मिनट में। अब इसे घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड। अब इसे सोल्व करके क्या आ जाएगा 29/8, यह है इसका बेसिक मेथड। लेकिन ऐसे नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम भी तो बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या कह रहा है एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद प्रशांत उसे 2160 में बेचता है और 28% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। मतलब ये कह रहा है 20% छूट देने के बाद उसने इतने रुपए में बेचता है, यानी उसने 80% में बेची होगी कोई भी चीज, 20% जब छूट दी तो 80% में बेची होगी कितने 2160 की, उसके बावजूद भी उसने इस पर 28% का लाभ कमाया। ठीक, 28% का लाभ कमाया, अगर वो कह रहा है यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ बताना हमें। देखो इसके अब मैं इसका बेस्ट मेथड बताता हूँ बिल्कुल जल्दी जल्दी करने का। मतलब इसे देखो छोड़ो थोड़ी देर के लिए, मतलब 100% है किसी भी चीज की वैल्यू, उसने 20% दी छूट तो होगी 80%, 80% में उसने कोई भी चीज बेची, लेकिन 80% ने 100 मानो। ठीक, मानो किसी भी वस्तु की जो भी वस्तु दी है उसकी कीमत है 100, उनने दी 20% की छूट तो उसने बेची 80 में। ठीक, और 80 जो है हमारा वो 28% लाभ के साथ बेची है, तो इसका मतलब यहाँ से जो 80 है
ये हमारा 128% की वैल्यू है। यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और जो हमारा ये 100 था, ये क्या था हमारा सेलिंग मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक, यहाँ से भी कर सकते हैं इसे। अब क्या पूछा था, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, इसमें ये जो दिया है ना इसकी जरूरत ही नहीं है। अब क्या निकाल सकते हैं, यहाँ हमारा सीपी आ गया, एमपी आ गया। ठीक, अगर बिना छूट के बेचा जाए तो निकाल सकते हैं। देखो, अब देखो इसे ऐसे नहीं, इनका वो निकाल लो रेशो, अजब करो इसे, यानी सीपी का एमपी से क्या निकाल लो, अनुपात निकाल लो। जब सोल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगी। सीपी क्या आ गया हमारा, ये आ गया 80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 128। यहाँ रेशो, ये एमपी कितना हमारा 100। ठीक, 100 से 100 काट देंगे, 128 जाएगा इधर, यानी कि 80 इधर आ गया 128। अब आप सीधा देख सकते हैं 80 की वैल्यू कितनी होगी 128, तो हमें कितने का लाभ हुआ, 128 में जब 80 जाएंगे तो हो जाएंगे 48, मतलब 48 का लाभ हुआ हमें 80 पर। 48 का लाभ हुआ हमें 80 पर। ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 छिंग 48, एक जीरो है तो ये कितना आ जाएगा 60। तो 60% किसमें दिया है, ऑप्शन सी में। तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, मतलब हमें सीधा लाभ कितना होगा 60%, अगर वो छूट नहीं दे, यही बोला था ना, बिना किसी छूट के बेचा जाए। अब देखो मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ, बिल्कुल बेहतरीन। देखो, मतलब ये कह रहा है कि जब कोई भी चीज है वो 100 रुपए की है, ठीक, अगर इस पर कुछ छूट दे दी जाए, ठीक, जैसा उसमें बोला था 20% की दी छूट, तो वो हमारा 80 में बेची होगी उसने वो। और फिर इसे भी उसे लाभ हो रहा है उसका 28% का, तो वो सीधा मतलब हम कह सकते हैं, ठीक, अभी रहने दो इसे क्योंकि मैं इसे बाद में बताऊंगा। ठीक, क्योंकि सीधा मैं बता सकता हूँ, यानी कि 100 माइनस यहाँ कर सकते हो आप छूट, ठीक, अपॉन 100 प्लस यहाँ प्रॉफिट, यानी कि लाभ। ये जो हमारा होता है ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या आ जाता है, ये रेशो आ जाता है। तो ये मैंने सीधा बता दिया, फॉर्मूला एक तरह से आप याद कर सकते हो जिससे कि आपको आसानी हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। ठीक, कैसे, अब वहां से हम निकाल सकते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का सीधा रेशो निकाल सकते हैं। उसने क्या बोला था, यानी कि 20% की दे दी उसने छूट, ये। ठीक, अब उसे 28% का हो रहा था लाभ, यानी कि 100 प्लस 28, यहाँ से 100 में से 20 जाएंगे वो आ जाएगा 80, और 100 में 28 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 128। अब आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस है हमारा 80 और जो हमारा मार्क प्राइस है 128, तो कितने का बढ़ा, ये इसमें बढ़ा 48 का, यानी 48 का में लाभ हो रहा है 80 पर। 48 का लाभ हो रहा है 80 पर, मल्टीप्लाई 100, अब भी क्या आ जाएगा 60%। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इसे ध्यान रखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। इसमें कह रहा है यदि किसी नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 है तो इसके विकर्णों की संख्या कितनी है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब डायगोनल ऑफ पॉलीगन बताना है इसमें, यानी कि डायगोनल कहते हैं विकर्ण को और पॉलीगन कहते हैं बहुभुज को। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है डायगोनल का, वो होता है n-3 अपॉन 2, और यहाँ n क्या है, n है हमारी भुजा। ठीक, अब कर सकते हैं, n क्या मतलब 8, 8 -3 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 4 बार, यहाँ बचा 4 मल्टीप्लाई 8 में से 3 जाएगा 5, तो 4 पंजे 20। तो इसका मतलब विकर्ण कितने आ जाएंगे इसमें 20, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इसका आयतन पहले जैसा ही रहे। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार इसे खुद कीजिए एक बार। देखो इसके भी कई मेथड है, लेकिन मैं बताऊंगा जिससे कि जल्दी हो जाए। हमें एग्जाम में कैसे करना था ये क्वेश्चन अगर आता तो। देखो आपको पता होगा, यानी कि जो बेलन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर जो हमारा 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 20% की वृद्धि 2 बार हुई होगी। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की वैल्यू कितनी होगी, होगी 6, वो भी 2 बार। ये अब ये कह रहा है आयतन हमें रखना पहले जैसा, तो हमें हाइट में कितने परसेंट की कमी करनी है। इसका मतलब
6 छंग 36 अपॉन 25, ये यानी 25 की वैल्यू 36 हो गई। तो हमें जो हाइट है वो क्या करनी पड़ेगी, यानी कि 36 से वापसी हमें 25 करनी पड़ेगी, यही है। 36 से वापसी 25 करनी पड़ेगी। तो कितने कम करे हमने, कितने कम करे इसमें, यानी कमी निकालनी है ना, कितने कम कितने प्रतिशत कम करना है। तो 36 में 5 जाएगा 11, यानी माइनस के 11 हमने कम कर दिए 36 पर, और मल्टीप्लाई 100। अब इसे करेंगे अगर हम, इसे काटेंगे तो 25 चौका 100 और 9 चौक 36, और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, और 11 दूनी 22, 5 27, और अपॉन 9। इसे डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, यानी कि 0 लग जाएगी, 0.55 करके कुछ आ जाएगा, यही है ना, यही है। तो 30.55 आ रहा है। तो 30.55 किसमें है, ऑप्शन सी में। तो ये है इसका बेस्ट मेथड करने का, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो देखो दूसरा तरीका मैं बताऊँ कैसा करना है, बिल्कुल बेसिक से। 20% की जब 2 बार वृद्धि हो रही है, अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज से इसे निकाल दें, ठीक, इससे यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 और 20 40, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 44। इसका मतलब 44% की हो रही है वृद्धि, ठीक। तो 44 यानी 100 की वैल्यू कितनी बन गई, 144 बन गई। वापसी हमें 100 ले जानी है, तो इसमें हमें माइनस के 44 करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, माइनस के 44 करना पड़ेगा, किस पर करना पड़ेगा, 144 पर करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई 100, ठीक। अब ये भी सेम है, मतलब अब ऐसे कर सकते हैं, इसे काटो, इसे 4 से काटेंगे 11, इसे 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, और 4 छक 24। अब भी क्या आ गया, यही आ गया ना, 11/36 मल्टीप्लाई 100। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो आप एक तरीका और बताऊं कैसे कर सकते हो। जैसे यहां से आ गया हमारा 44%, ठीक। सक्सेसिव परसेंटेज से कर सकते हो, ठीक, यानी इस वाले फॉर्मूले से A+B अपॉन 100, इससे कर सकते हो, ठीक। क्योंकि हमें ओवरऑल जो है ए हमारा हमारा 44% से बढ़ गया, ये हमें कम करना है, तो माइनस का लेंगे सभी, ठीक। प्लस फिर यहाँ 44 है, यहाँ भी माइनस का बी लेंगे, और अपॉन 100, और यहाँ ले लेंगे 0, क्योंकि हमें चेंज तो कुछ नहीं करना ना, ठीक। अब इसे सोल्व करेंगे तो 44 माइनस बी, ठीक, ये इधर हो जाएगा माइनस के 44, इधर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि यहाँ हो जाएगा 44 बी अपॉन 100, ठीक। इसे काटेंगे 11 चौक 44 और 25 चौका 100, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 44 की 25 में हो जाएगी एक बार। मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूँ, हर तरीके से, ठीक। और फिर बी में हो जाएगी एक बार, यानी कि माइनस के क्या 25 है ना, हाँ, माइनस के 25 बी, इधर क्या बचा है, 11 बी बचा है इधर, यही है ना, 11 बी, ठीक। अगर इसे सोल्व करेंगे तो 11 बी इधर 25 बी, इधर आने पे क्या हो जाएगा 36 बी, ये हो गया 36 बी। ये क्या है 44 मल्टीप्लाई 25, इसे काटेंगे 9 चौक 36, इसे काटेंगे 11 चौक 44, 11 की मल्टीप्लाई होगी तो 11 पंजे 55, और 11 दूनी 22, 5 27, ठीक। इधर है 9 बी, 9 आ जाएगा नीचे, यानी कि 275/9, यहाँ से आ जाएगी बी की वैल्यू। इसे काटेंगे तो वही 9 तिया 27, 30.55 करके कुछ आ जाएगा, ये आ गई हमारी बी की वैल्यू। तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है और हमें किस तरीके से उसे करना है जिससे कि हमारा जल्दी आंसर आ सके, यही देखना होता है हमें प्रैक्टिस सेट में। अब देखो इसी क्वेश्चन के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, ठीक, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए इसे। ये कह रहा है कि एक साइकिल 9 सेकंड में 11 मीटर चलती है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, ठीक। तो गति स्पीड होता है दूरी बटे समय, दूरी है 11 और जो समय है वो है 9, ठीक। इसे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे 5/18 से सीधा कर देंगे, यही होता है। उल्टा कर रहा हूँ क्या मैं, हाँ, 5/18 नहीं, इसका भी ध्यान रखना है, 18/5, ये। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब कोई भी चीज मीटर प्रति सेकंड में दी है, उसे अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं तो जब करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक। और कोई भी चीज किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, और उसे हम बदल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में,
मीटर पर सेकंड में जब करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। ये ध्यान नहीं रखना, ये ध्यान नहीं रखना, कह रहा हूँ इसे भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। अगर आप भूल भी जाओ, मानो अगर आप भूल गए तो आप सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 11/9 ये हमारी आगे स्पीड ये दी थी हमारे मीटर पर सेकंड में, हमें बदलना है इसे किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, तो अब क्या क्या करेंगे इसमें हम, यानी कि 1 मीटर में 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक, तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ठीक, अब सेम यानी कि 60 × 60 कह सकते हैं 3600, यानी कि 3600 सेकंड में 1 घंटा होता है। ठीक, तो 1 सेकंड में 1/3600 घंटा होएगा। ठीक, अब यहाँ अगर हम पुट कर दें वही, यानी 11 मल्टीप्लाई कैसे मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम 9 है हमारी सेकंड में, तो इसे अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 1/3600। ये अगर इसे भी सोल्व करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक, लेकिन आप सीधा ध्यान रखिए ये 18/5 और 5/18। अब इसे सोल्व करेंगे अगर हम, 9 दूनी 18 तो 11 दूनी 22/5, ये आ जाएगा इसका आंसर। 22/5 किसमें दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं मैं सारी चीज आपको बता रहा हूँ, जिससे कि मतलब किसी को कुछ नहीं पता तो वो भी आपको पता पड़ जाए कि ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये इस प्रैक्टिस सेट का। इसमें कहा है एक लोन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया है 2:3। लोन का क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर। लोन की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो जो हमें भुजाओं यानी कि 2x और 3x मान सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये होगी हमारी चौड़ाई और ये होगी हमारी लंबाई, क्योंकि लंबाई बड़ी होगी। अब जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये जो दिया है हमें 600। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल यही होता है, यानी कि 2x × 3x इज इक्वल टू 600, यानी 2 तिया 6x² 600। 6 से इसे अगर काट लेंगे तो एक बार यानी ये बचेगा x² इज इक्वल टू 100। ये चला जाएगा रूट में, यानी x बराबर √100। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। x की वैल्यू आ गई 10, हमें क्या निकालनी है चौड़ाई। चौड़ाई क्या हमारी 2x, यहाँ रखेंगे 10 तो 10 दूनी 20। हालांकि मैंने इतनी देर में किया है क्वेश्चन, ये इतनी देर में नहीं करना आपको, लेकिन ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक, तो यही थे हमारे 20 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मतलब बेहतरीन क्वेश्चन थे। इसी तरह के आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कुछ बातें, जैसे 30 क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी के एग्जाम में, 30 में से 4 या 5 क्वेश्चन बनाएगा वो ठीक लेवल के थोड़े, और लगभग 20 क्वेश्चन तो ऐसे बनाएगा कि बहुत ही मतलब हर किसी पे हो जाएंगे आसानी से। वो 4 जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के, वही पूरे पेपर को कठिन बना देते हैं। तो ज्यादा मतलब 30 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन्हें हर बच्चा कर लेगा। तो लेकिन उन 4 या 5 क्वेश्चन के चक्कर में वो 20 क्वेश्चन भी नहीं हो पाते। ठीक, और बच्चे 5-6 क्वेश्चन और बचे, मतलब 20 क्वेश्चन तो हल्के हो गए और 5 क्वेश्चन मानो हार्ड हो गए। बचे 5 क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट लेवल के, मतलब ना ज्यादा इजी ना ज्यादा हार्ड, थोड़ा अगर उसमें ध्यान से सोचोगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एग्जाम देना होता है, और हमारा एग्जाम एकदम बढ़िया तरीके से जाएगा, बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।